आपका स्वागत करती हूँ। आज हम सी टेट 2021 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम साइंस का पोर्शन लेंगे और उसके 30 में से अप्रॉक्स आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर को ही सॉल्व कर लेते हैं तो 25 अप्रॉक्स मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान का निरूपण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पेक्ट रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट? तो इसमें से कौन सा सही मिलान है? देखिए, सबसे पहला क्या है, ये है आपका हेल्प इन द मोमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कि ऐसा क्या चीज़ है कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। तो ये आप अगर छोटी क्लासेस का बेसिक आपको पता है तो आप इसे पहचान पाएंगे कि मसल्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती हैं। नेक्स्ट है हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म द स्केलेटन। ऐसा कौन सा हार्ड स्ट्रक्चर है जो कि स्केलेटन फॉर्म करता है? तो आपका हो जाएगा बोन्स। बोन्स आपका हार्ड स्ट्रक्चर होता है बॉडी के अंदर। पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंट। ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि बेंट हो सकता है? देखिए, इसका एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छे से समझाती हूँ। अभी आप अपना ईयर टच कीजिए, जो उसका ऊपर वाला पोर्शन है वो क्या करेगा स्टूडेंट, वो बड़ी सॉफ्टली क्या हो जाता है, मूव करता है, यानी कि बड़ी ऐसा लगेगा जैसे टूट गया हो। बट देखिए ना, तो ये बोन है, ठीक है, नॉट हार्ड एज अ बोन, नॉट सॉफ्ट एज अ मसल्स। ना ही ये बोन है और ना ही ये मसल की तरह सॉफ्ट है। ये क्या कहलाता है? आपका कार्टिलेज। तो इसको आप टिक कर लीजिए। क्या हो जाएगा इसका? थर्ड का कार्टिलेज। जॉइन द चेस्ट बोन बैक बोन टुगेदर फॉर्म एन एनक्लोजर। क्या बना रहा है ये? आगे और पीछे ज्वाइन करके आपका बना दे रहा है ये रिब केज। थर्ड इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए आपका कौन सा सही बैठ रहा है इसमें। ये आपका सेकंड वाला जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बीइंग सीक्रेट मोर देन 2 हार्मोन्स? ओके, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो 2 से अधिक हार्मोन्स स्त्रावित करती है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एड्रेनल, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, थायराइड। तो इसमें आ जाएगा 2 से अधिक, यानी 2 से ज़्यादा ही। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसका राइट ऑप्शन है। आप समझ लेते हैं कौन कौन से वो हार्मोन्स हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ मेंशन किया हुआ है। देखिए, सबसे पहले है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH कहते हैं, ये फर्स्ट वाला जो है। देन सेकंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, अब LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, FSH, प्रोलैक्टिन PRL, ग्रोथ हार्मोन GH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। तो आपसे मोस्टली देखिए इस फॉर्म में लिखा होता है LH, FSH, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक बार ज़रूर रिकॉल कर लीजिए इन सबको, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आने वाली जितने भी एग्ज़ाम होंगे उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। वहाँ आपसे डायरेक्ट पिट्यूटरी नहीं देगा, वहाँ से आपसे इन हार्मोन्स के नाम दे दिए और ये किस में पाए जा रहे हैं ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है? ऑल मेटल आर सॉलिड। तो ये जितनी भी मेटल होती हैं क्या ये सॉलिड होती हैं? ऑल मेटल आर हार्ड, ऑल नॉन मेटल आर गैसेस, ऑल नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल। तो आपको देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या सच में सारी मेटल जो हैं वो सॉलिड होती हैं? बट फ्रेंड, इट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी खाली एक ऐसी मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में नहीं, लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, फिर है ऑल मेटल आर हार्ड। क्या सारी मेटल हार्ड? तो ये अभी मैंने बताया ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो लिक्विड फॉर्म में है तो हार्ड कैसे हो जाएगी? ठीक है, ऑल नॉन मेटल आर गैसेस। क्या ऑल नॉन मेटल गैसेस हैं? तो नॉन मेटल का देखिए आप एक चीज़ समझिए, नॉन मेटल देखिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये सब क्या है? नॉन मेटल हैं। बट ये तो गैसेस फॉर्म में है। अब आयोडीन है, आयोडीन, कार्बन, ये नॉन मेटल ही हैं, बट ये गैसेस फॉर्म में नहीं होते, इसलिए थर्ड वाला भी गलत हो गया। लास्ट क्या बचा? ऑल नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल। तो देखिए डक्टाइल मीन्स क्या होता है आपका? ड्रॉन इनटू वायर। क्या वाकई में ये वायर में कन्वर्ट की जा सकती हैं? जैसे ऑक्सीजन है, वायर में कन्वर्ट कर दोगे क्या? नहीं कर सकते ना, तो इसलिए नॉन डक्टाइल। देखिए डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी और सोरोनस, ये सारी प्रॉपर्टी मेटल की हो गई, नॉन मेटल की नहीं होंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
तो मैं टिक भी कर देती हूँ। इसका राइट आंसर है आपका फोर्थ वाला कि इनमें से ट्रू कौन सा हो जाएगा, ऑल नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज द मैन मेड फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, व्हाट कुड बी वाई। तो वाई कोई मैन मेड फाइबर है जिसे किसी नेचुरल सोर्स जो है उससे ऑब्टेन किया जा रहा है, तो वाई क्या हो सकता है। अब मैन मेड है तो यानी सिंथेटिक फाइबर हो जाते हैं, बट ये क्या कह रहा है, ये नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन है। चलिए इसे समझते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आपके लिए यहाँ मेंशन कर लिए है, देखिए रेयॉन इसका राइट ऑप्शन है। रेयॉन जो है वो एक आर्टिफिशियल फाइबर है, ठीक है। आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर वो फाइबर जो कि ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए जाते हैं, और नेचुरल जो प्लांट्स या एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। फाइबर ये 8th क्लास का टॉपिक है, 6 से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं फाइबर। चलिए इसमें क्या है, देखिए सिंथेटिक फाइबर हो गया। सिंथेटिक फाइबर की जो इस रेयॉन की जो प्रॉपर्टी आर सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, ये सिल्क के समान है। जैसे सिल्क का होता है ना कि स्मूदी सा टेक्सचर होता है, सेम इसका भी क्या है, रेयॉन भी सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स लाइक वुड पल्प। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो वुड पल्प होती है यानी कि जो वुड का गूदा होता है उससे क्या ऑब्टेन किया जाता है, आपका रेयॉन ऑब्टेन की जाती है। यही तो पूछा है कि मतलब प्राकृतिक सोर्स से प्राप्त हो रहा हो और मैन मेड हो, तो ये वुड पल्प से प्राप्त हो गया। शाइनी अपीयरेंस, सो इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। अब देखिए सिल्क तो है, ये सिल्क के समान तो है, लेकिन ये आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में पहले, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है कि आर्टिफिशियल सिल्क क्या है, तो आपको तब भी आंसर क्या देना है, रेयॉन इज द राइट आंसर। ओके, यहाँ हम टिक कर लेते हैं रेयॉन पे। चलिए फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाती रहती हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस टाइप की वीडियो हमेशा मिलती रहे और ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली हैं। ओके, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, इस टेबल को पढ़िए। इसमें आपको फ्यूल दे रखे हैं ABCD, कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है, स्टेट दे रखी है। स्टेट आपको पता है लिक्विड सॉलिड गैस, ठीक है। वैसे 5 स्टेट हैं और ये हम यहाँ पे 3 मेंशन की हुई हैं। फिर इग्निशन टेम्परेचर है हाई, मॉडरेट और लो के फॉर्म में। क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ बेस्ट सूटेड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, क्या इनमें से डोमेस्टिक फ्यूल के पर्पज़ से आपके लिए ठीक रहेगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। कुछ वैल्यू दे रखी है हाई, ए की जो वैल्यू है हाई, सॉलिड और हाई, ठीक है। बी मॉडरेट गैस हाई, मॉडरेट गैस मॉडरेट, लिक्विड लो, लिक्विड लो, यानी डोमेस्टिक फ्यूल के पर्पज़ से इनमें से क्या ठीक रहने वाला है। फ्रेंड्स सीटेट के पर्पज़ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर या क्वेश्चन दोनों ही कहेंगे। इस चैप्टर से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन फंसे हैं। ये चैप्टर 8 है, चैप्टर 8th क्लास का चैप्टर है और ये चैप्टर 4 है आपका। ओके, तो देखिए इसमें कैलोरीफिक वैल्यू है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। कैलोरीफिक वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन अ कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। क्या होता है कि 1 kg फ्यूल के कंप्लीट कंबशन में कितने अमाउंट एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो आपकी किसको डिनोट करती है, कैलोरीफिक वैल्यू को। मैंने यहाँ मेंशन कर लिया है ताकि आपको पता रहे, NCERT से ली हुई है डेफिनेशन, ठीक है। तो 1 kg कोई मटेरियल है, फ्यूल है यहाँ, और इसके कंबशन में, इसके कंप्लीट कंबशन यानी कि ये जब तक पूरा तरह से नहीं जल जाता, और उससे कितने अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, ये उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को डिनोट करेगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है फ्रेंड कि इसकी यूनिट, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट होती है KJ पर kg, किलो जूल पर kg, ठीक है। KJ मतलब किलो जूल पर kg। ओके, अब देखिए यहाँ एक और टर्म यूज़ किया है क्वेश्चन में, इग्निशन टेम्परेचर। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर आफ्टर कंबशन लिबरेटिंग हीट एंड लाइट, यानी कि ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी आपका जो भी आपने फ्यूल लिया है वो फायर को कैच कर ले, जल्दी से उसमें आग जल जाए और कंबशन के बाद क्या हो, हीट और लाइट आपकी प्रोड्यूस हो, तो वो उसका इग्निशन टेम्परेचर बनाता है। क्या बनाता है, इग्निशन टेम्परेचर। चलिए अब देखिए यहाँ 3-4 क्वेश्चन आपके लिंक कर रहे हैं और मैंने इसको कम्प्लीटली बना दिया है कि इस यहाँ से आपकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है इससे सिमिलर क्वेश्चन आने की।
गुड फ्यूल के आपके क्या क्या करेक्टर हैं? ये चीपर होना चाहिए, इजीली बर्न होना चाहिए और अवेलेबिलिटी इसकी बहुत हो, यानी कि हर जगह इजीली मिल जाए। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हीट का वो प्रोड्यूस करेगी, गुड फ्यूल की पहचान है, ठीक है ना। क्वालिटी करेक्टरिस्टिक कह देंगे। देखिए CTET में प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। आप जब अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन है। देखिए इसी चैप्टर का आपको काउस डंग की जो कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल गिवन होगा, या तो ऐसे भी क्वेश्चन किया हुआ है कि किसकी सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आ चुका है, हाइड्रोजन की सबसे हाईएस्ट होती है, 1.5 लाख के आसपास होती है कैलोरीफिक वैल्यू। तो मैं आपको सारा ही बता रही हूँ, कहीं से भी आया छोड़ के नहीं आएंगे। काउ डंग की सबसे कम, तो जो कि क्या है 6000 से 8000। वुड की 1700 से 17,000 से 22,000, ठीक है। फिर कोल आ जाइए, वुड यानी लकड़ी, लकड़ी के बाद कोयला बनता है तो कोयले की और ज़्यादा हो गई, 25,000 से 33,000। पेट्रोल, केरोसिन और डीजल, इनकी तीनों की सिमिलर है, तो क्या हो जाएगा ये 45,000 हो जाएगा। मीथेन के लिए लीजिए, मीथेन और CNG, ठीक है, मीथेन CH4 और CNG, इस दोनों की आपकी 50,000, ठीक है। LPG की जो होगी वो 55,000 है कैलोरीफिक वैल्यू, बायोगैस की इससे कम है, ओके, बायोगैस की से कम है, 35,000 से 40,000 है। और हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा, यहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है कि हाइड्रोजन की कितनी है, ये 1.5 लाख के आसपास होती है। तो आप एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। काउडंग 6,000 से 8,000, वुड की 17 से 22, कोल की 25 से 33,000, पेट्रोल, केरोसिन और डीजल की इक्वल हो गई, मीथेन की और CNG की इक्वल हो गई, LPG की अलग है। LPG की कितनी है 55,000, और LPG से कम किसकी है, बायोगैस की है, जो कि 35 से 40,000 हो गई। हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा 1.5 लाख हो गई कैलोरीफिक वैल्यू। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया आर रेफर्ड टू एज। ये देखिए 8th क्लास से ही लिया हुआ क्वेश्चन है। अभी तक हमने आपको जितने भी 4 और 5 क्वेश्चन कराए हैं सब आपके 8th क्लास से हैं, फर्स्ट को सेकंड वाले को छोड़ के। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपका 10th क्लास का टॉपिक है, और बाकी अभी तक आपके 8th के ही आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये पेपर फर्स्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको EVS के पेपर के लिए भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, जितनी भी स्पीसीज दे रखी हैं उनसे। चलिए इसको हम जानते हैं। स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया, सपोज कीजिए कोई ज्योग्राफिकल फील्ड है, ये इतना एक ज्योग्राफिकल फील्ड है हमारा, चाहे वो कोई कॉन्टिनेंट हो, है ना, या फिर कोई भी ऐसा एरिया जहाँ इसको इतने ही एरिया से जो स्पीसीज है वो वहीं पाई जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडेमिक स्पीसीज। इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो एंडेमिक स्पीसीज हो जाएगा, ओके। तो ये क्या है, किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिक रीजन की बात हो रही है। अगर इंडिया के मैप पे देख लें तो ये वाला जो आपका गुजरात वाला पोर्शन है कुछ ऐसे, तो यहाँ क्या है आपका गिर नेशनल पार्क है ना, गिर में, गुजरात में जो इंडियन लॉयन है, और महाराष्ट्र में, ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जा रहे हैं। तो ये कैसी स्पीसीज हो गई आपकी, एंडेमिक स्पीसीज। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, एग्जिस्ट ओनली वन ज्योग्राफिकल रीजन, ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन में पाया जा रहा है। एग्जाम्पल इंडियन लॉयन है, जैसे असम में है एक सींग वाला गैंडा, ठीक है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है, तो वो एक उसी पर्टिकुलर रीजन के लिए फेमस है, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए फेमस है, तो वो हो जाएगी एंडेमिक, ओके, भूलिएगा नहीं इस वर्ड को। माइग्रेटिंग बर्ड जो कि ऑप्शन में दे रखा है, बट इसका राइट आंसर आपका एंडेमिक ही है। ऐसी बर्ड जो कि क्या, पर्टिकुलर वन प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रेगुलर टाइम में जाती हैं। जैसे आपका इंडिया में है ग्रेटर फ्लैमिंगो, ये हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पे, जब इसको लगता है वेदर बहुत सही है, तो ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करके, बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आती हैं बर्ड। फिर है एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसमें देखिए डेंजर्ड लग रहा है, यहाँ से आपको पहचानना है। अभी ये इनका एंड नहीं हुआ है, लेकिन ये डेंजर की कैटेगरी में है, तो बिकम एक्सटिंक्ट नियर फ्यूचर, ये क्या हो सकती हैं, एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। एक्सटिंक्ट मतलब जो गायब हो जाएंगी आने वाले फ्यूचर में। एक्सटिंक्ट जो देखिए, एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या है, नो लॉन्गर एग्जिस्ट एनीवेयर ऑन द अर्थ, ठीक है ना,
ये अर्थ पर पाई नहीं जैसे जाती, अब पहले टाइम पे हुआ करती थी बट अब नहीं पाई जाती, एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, विलुप्त प्रजातियां बोलते हैं ना। तो ये क्या है इसके एग्जाम्पल, जैसे डायनासोर पुराने टाइम में होते थे, ठीक है, अब नहीं होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल एक्स डिस्प्लेसेस मेटल वाई फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बट इट is not able to displace metal Z from its salt solution. Identify the most reactive metal. क्या कह रहा है कि X displace Y. X जो है, देखिए X जो है वो Y को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, कोई रिएक्शन बना रहे हैं, डिस्प्लेस मतलब जैसे हटा देता है फिर सॉल्ट सॉल्यूशन से, बट इट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस Z, ठीक है। पर ये जो X है ये किसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, Z को। तो बताइए कि आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। देखिए फ्रेंड्स, अब इसको आपको समझने के लिए, ये तो आपको इस फॉर्म में दे दिया है, पर आपको इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ आपको, यहाँ क्योंकि CTET के पेपर में आपसे ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया, बट आपको आनी चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑल्सो, ठीक है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। तो यहाँ पे इसका आंसर तो हो जाएगा Z, क्योंकि X क्या कर रहा है, Y को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, बट वो Z को नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि Z जो है वो हाईली रिएक्टिव है। ऐसे आप कैसे समझेंगे, चलिए समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये मेटल की देखिए रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं इसे, रिएक्टिविटी सीरीज है, ये 10th क्लास में भी दे रखी है और 8th क्लास में भी आपको मिल जाएगी, दोनों से आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये जो ऊपर की साइड में जो भी दे रखे हैं आपको मेटल दे रखी हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, एंटीमनी, बिस्मिथ, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये सब क्या मेटल हैं और इनमें आपको दिखा रखा है कि हाईली रिएक्टिव कौन है। जो ऊपर वाले हैं, जैसे जैसे हम ऊपर के क्रम में बढ़ेंगे जितनी भी हैं हाईली रिएक्टिव हैं, ठीक है, और नीचे जैसे जैसे जाएंगे वो लीस्ट रिएक्टिव हैं, यानी कि कम रिएक्टिव हैं, और बीच वाली जितनी भी वो मॉडरेटली रिएक्टिव हैं। अब सपोज कीजिए पोटेशियम आ गया, ठीक है, और आपको ऑप्शन में दे दिया मरकरी, तो पोटेशियम मरकरी से हाईली रिएक्टिव है, तो वो डिस्प्लेस कर देगा जो, ठीक है। ये जो ऊपर वाले हैं, इससे बड़े वाले जो होंगे, ऊपर वाले जो होंगे वो क्या होंगे, हाईली रिएक्टिव होंगे, और वो इजीली नीचे अपने से कम वाले को क्या रिमूव कर सकते हैं। ऐसे समझिए कोई पर्सन बड़ा डोमिनेंट है, बहुत तगड़ा हट्टा कट्टा इंसान है, और एक कोई मरगिल्ला सा ढीला ढाला सा इंसान है, तो वो उसे घूंसे में गिरा के हटा देगा ना, क्योंकि उसके पास पावर है। अब ये जो पोटेशियम सोडियम है ये हाईली रिएक्टिव है, इनके पास पावर है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव पर्सन को क्या करेंगे, ये घूसा मार के, मुक्का मार के हटा देंगे। समझ में आया, चलिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल on a surface and get reflected in a completely diffused manner. What can you say about the nature of image of the object? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6th क्लास से भी है, 10th से भी और 8th से भी, तीनों का मान के चलिए ये, क्योंकि आप रिफ्लेक्शन तीनों ही क्लासेस में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इन लार्ज ग्रुप हो जाता है बस, लेकिन ये 6 में मेन आप पढ़ लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, जरा सी गलती से आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है इस ओनली एक सिंगल वर्ड से, तो बड़े ध्यान से पढ़िए। लाइट रेज जो हैं वो किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती हैं, जैसे सपोज कीजिए कोई मिरर है, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रेज, क्या है ये, इंसिडेंट रेज। ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रेज, R से डिनोट कर देते हैं, और ये हो गया आपका मिड में नॉर्मल, N से डिनोट कर देते हैं। व्हेन इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन, जब एक ही तल पर ये तीनों होते हैं, तो यही आपका क्या है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट रूल है, ठीक है। तो देखिए अब मैंने आपको ये समझा दिया, अब हम इसको डीप में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन समझना होगा। इट अकर व्हेन पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेज, अभी मैंने आपको समझाया इंसिडेंट रेज रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि इंसिडेंट रेज जो हैं वो रिफ्लेक्टेड रेज के इक्वल होंगी, बराबर, यानी जिस एंगल से आपकी इंसिडेंट रेज पड़ी है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्टेड रेज आपका यहाँ पर बना देगी, ठीक है। तो ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गया। अब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इट अकर व्हेन पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट डज नॉट रिमेन पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी अभी देखिए ये इंसिडेंट रेज आ रही है, ये कहीं और मुड़ गई,
रिफ्लेक्टेड रेज कहीं और मुड़ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पैरेलल नहीं है इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रे के, यानी ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो ही नहीं कर रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, उस एंगल से नहीं आई। फिर है द रिफ्लेक्टेड रेज आर रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन, देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, आकर एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, बट रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन, देखिए आपको अलग अलग डायरेक्शन दिखाई दे रहा होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन में। फिर है इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस, जो इसमें है इमेज फॉर्म होगी जब एक ही पे आके मिलेगी, जहाँ पर भी ये जो इंसिडेंट रेज हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर भी मिलेगी, जैसे आपने मिरर ले रखा है और धूप में लेके खड़े हुए हैं, आप करते हैं ना बचपन में, हम बड़ा ही करते थे कि मिरर में हम ऐसे सनलाइट को दिखाते थे, दूसरी जगह हमारा क्या बन रही होती थी, इमेज बन जाती थी। तो सेम फिनोमेना है कि इससे जहाँ पर आके ये रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगी वहाँ पर एक इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी, बट इरेगुलर की केस में ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है ना, इमेज फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस इरेगुलर, उसने क्वेश्चन में यही पूछा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में ही पूछा है उसने, इमेज फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस, ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि यहाँ उसने डिफ्यूज मैनर में कहा है, जो रेज आ रही हैं आने के बाद रिफ्लेक्ट जो हो रही हैं वो कैसे मैनर में है, वो डिफ्यूज मैनर में है। तो ये कब होगा, आपको इमेज कब बनती है, जब अगर ऑन द स्मूथ सरफेस लाइक मिरर, सिल्वर स्पून एक्सेट्रा, इन पे जो इमेज आपने देखी ना, आप कभी स्पून में भी देखना, नई चमचमाती सी स्पून लेना, उसमें आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों टाइप के मिरर मिल जाएंगे, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। नेक्स्ट आप देखिए, जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है वो किस में है, वुड, टेबल, डोर एंड बुक, आपको कभी इमेज बनती हुई देखिए वुड पे, कि आपको अपनी शक्ल दिखाई दे रही हो वुड में, टेबल पे, है ना। तो ये सारी ये इसके आपको पूरा डिटेल में हो गया। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ, देखिए मैंने कहा था ना यहाँ पे डिफ्यूज मैनर दे रखा है, गेट रिफ्लेक्टेड इन अ कम्प्लीटली डिफ्यूज मैनर, यानी जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही हैं वो डिफ्यूज मैनर में आ रही हैं, है ना। ये देखिए कहीं कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं ऐसे ही मुड़ गई, तो ये क्या है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन, तो इसमें कोई इमेज फॉर्म्ड नहीं होगी, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, ओके। In order to slide a huge box lying on the ground in her room, Reshma should apply a force which is greater than which of the following force। कह रहा है कि अपने कमरे के फर्श पर रखा कोई बॉक्स है, उसको सरकाने के लिए रेशमा को कोई बल की नीड होगी, तो निम्न बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए, ऐसा कौन सा बल है जिससे अधिक उसे बल लगाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसे, कि देखिए जो फ्रिक्शन है कब मूवमेंट करेगा आपका, जैसे आप यहाँ खड़े हुए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में आपको आगे जाना है, लेकिन आपको अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब अप्लाई होगा, जब आप पोजीशन में आ जाते हैं, चले नहीं होते, मतलब एक्चुअल में चल नहीं रहे होते, लेकिन उस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप उसको खिसकाने लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन दे रखे हैं, द लोअर ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, हायर इज द पिच। तो ये कह रहा है कि कंपन की जो आवृत्ति है वो निम्न होनी चाहिए, यानी कि जो वाइब्रेशन है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होनी चाहिए और उसका पिच जो है वो हायर होना चाहिए। सेकेंड दे रखा है, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो ये कह रहा है लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, जो लाउडनेस है वो किससे डिटरमाइंड हो रही है, फ्रीक्वेंसी से। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, लाउडनेस कभी भी फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन नहीं होती है, एम्पलीट्यूड से डिटरमाइन होती है, तो ये ऑप्शन गलती हो जाता है। फिर आपको दे रखा है पिच ऑफ साउंड डिटरमाइंड बाई एम्पलीट्यूड, ये उल्टा दे दिया, लाउडनेस तो एम्पलीट्यूड से है और जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी से है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यानी कि 1 सेकेंड में कितना वो ऑसिलेट करता है 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है, जो क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, ठीक है। कोई भी पार्टिकल कितना ऑसिलेशन कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो आप समझ गए, पिच जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, ये इसीलिए गलत है।
और लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड। अब आप सोच रहे होंगे मैडम एम्पलीट्यूड क्या है, तो एम्पलीट्यूड मैं बता देती हूँ। सपोज कीजिए ये कोई वेव है, वेव का जो मिड पॉइंट होता है, सपोज कीजिए इसकी मीन पोजीशन है, और इस मीन पोजीशन से उसका जो डिस्टेंस होता है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए इसका जो इसका राइट आंसर जो है, यानी कि यहाँ तक तो ऑप्शन आपको गलती दे रखे हैं, राइट आंसर हम देखते हैं। तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो साउंड जो है वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं करता, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्यों? जो वैक्यूम होता है आपका स्पेस में होता है ना, तो वहां पर साउंड क्रिएट नहीं किया जा सकता, साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे एक मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कौन कौन सा मीडियम होना चाहिए, चाहे वो सॉलिड हो मीडियम, या फिर आपका लिक्विड हो, या फिर आपका गैस हो, ये तीनों मीडियम। ओके, यहाँ से क्वेश्चन एक और जनरेट हो जाता है कि सबसे ज्यादा जो साउंड ट्रेवल करेगा वो सॉलिड मीडियम में। आपने देखा होगा मेटल में बहुत, जैसे आप घंटे की आवाज सुनते हो दूर तक भी आ जाती है ना, तो साउंड जो है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है। एक सेकेंड, यहाँ हमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आएगा। ओके, देखिए तो ये जो लिक्विड में आपका कैसे ट्रेवल करता है, लिक्विड में आप कोई पानी में कोई पत्थर फेंक देंगे तो गुड़प की आवाज होगी, वहां पे भी मीडियम है, इसीलिए आपका जो पार्टिकल है यानी कि साउंड जो है वहां पे ट्रेवल कर जाएगा। गैस में भी, गैस इन द सेंस बहुत तेज आंधी चल रही है तो वहां पर इतनी तेज तो आवाज नहीं होती, लेकिन वहां पर भी जो वॉइस साउंड है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें। तो फ्रेंड्स, आज हमने 2021 के जनवरी 2021 के अप्रोक्स 10 क्वेश्चन डिटेल में समझे हैं, और मैं आगे भी कल भी इस टाइप का कोई वीडियो आपके लिए लाऊंगी साइंस से ही रिलेटेड। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।